नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं विवेक भारती आपको इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के शासन व्यवस्था के अंतर्गत नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी प्रकार से कंसेप्ट के साथ पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन थे। संस्थापक, आखिर किसने नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। मैंने क्या बोला? फनी मुकुट रॉय। कैसे याद रखेंगे? नागवंशी बना हुआ है नाग से, मान लिया जाए अगर ये कोई नाग है, ठीक है, और ये जो नाग होता है इसका क्या होता है? यहाँ पे ये फन होता है, ठीक है। तो नाग का होता है क्या? फन। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक हो गए, फन से हो गया फनी मुकुट राय, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत करता इसके प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का सीधा संबंध मुंडा शासन व्यवस्था से। हमने यहाँ लिख रखा है नागवंशी शासन व्यवस्था का सीधा संबंध किससे है? मुंडा शासन व्यवस्था से। प्रश्न आता है कैसे इसका सीधा संबंध है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो नागवंशी शासन व्यवस्था के संस्थापक थे वो अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। दत्तक मतलब क्या होता है? सौतेला, ठीक है, अपना पुत्र नहीं था। इसको हम लोग समझते थे, फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। व्यवस्था तो पिछले बार जब मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था कुल 4 स्तरों पे थी। सबसे निचला स्तर जो था वो ग्राम स्तर था, ठीक है। ग्राम से ऊपर जो था वो पट्टी था। पट्टी का समूह मिल करके कहलाता था परहा या पढ़ा, और इन सबसे ऊपर जो था वो मुंडा राजा था, है ना। ये जो मुंडा राजा है इसका कंसेप्ट तो बाद में आया था। नाग तो मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किसने की थी? रीता मुंडा। कहीं कहीं ये रीसा मुंडा भी मिलता है, रीसा मुंडा, ठीक है। तो इनने क्या किया था कि पढ़ा के ऊपर मुंडा राज का स्थापना करने के लिए प्रयत्न किया। और इसने क्या किया कि खुद राजा नहीं बना था बल्कि इसने राजा बनाया किसको? सुतिया पाहन को। सुतिया पाहन को। मुंडा शासन व्यवस्था में सुतिया पाहन सबसे पहला मुंडा राजा था, ठीक है। अब इसके बाद कई राजा बनते गए और मुंडा शासन व्यवस्था में जो अंतिम राजा था उसका नाम था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा, ठीक है। ये जो मदरा मुंडा था ये कैसा था? मुंडा का अंतिम मुंडा राजा, ठीक है।
इसके कुल 4 पुत्र हुए, 3 अपने थे, एक गोद लिया हुआ था। ठीक है, तो मदरा मुंडा ने एक बच्चे को गोद लिया। तो जो गोद लिया संतान था उसका नाम था फनी मुकुट रॉय। ठीक है, फनी मुकुट रॉय जो है, इसके अपने माता जो है, ठीक है, ओरिजिनल में जो इसकी माँ जो थी वो वाराणसी के ब्राह्मण कन्या थी। वाराणसी के ब्राह्मण कन्या थी, जिसका नाम क्या था? इनका नाम था पार्वती। और इसके पिता जो थे वो था पुंडरीक नाग। पुंडरीक नाग, ठीक है। इसके पीछे स्टोरी ये होता है कि एक बार पुंडरीक नाग और पार्वती दोनों तीर्थ स्थल की ओर गए। तीर्थ स्थल वो पुरी की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में ही पार्वती को प्रसव पीड़ा होती है और वो जिसको एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम आगे चल करके फनी मुकुट रॉय होता है। ठीक है, लेकिन प्रसव के दौरान ही पार्वती जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको देख करके पुंडरीक नाग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी स्थान पे ये भी अपना प्राण त्याग देते हैं। तो उसी समय मदरा मुंडा गुजर रहे होते हैं। उनको जो सो ये सब सारा देख करके बच्चे पे बहुत दया आ जाती है। ठीक है, ममता जाग उठती है और वो क्या करते हैं कि फनी मुकुट रॉय को गोद ले लेते हैं। ठीक है, फनी मुकुट रॉय जब बड़ा होता है, ठीक है, तो 64 ईस्वी को, 64 ईस्वी मतलब प्रथम शताब्दी को सर्वसम्मति से इसे राजा बना दिया गया। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ जो है वो प्रथम शताब्दी से हुआ। लेकिन एक विद्वान जिनका नाम है जेडी रीड, इनके अनुसार नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? 10वीं शताब्दी। तो गैप काफी ज्यादा है। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग कि नागवंशी शासन व्यवस्था का रीड पकड़ लिया, ये मेन चीज पकड़ लिया कौन? जेडी रीड। तो ऐसे करके जेडी रीड का नाम याद रखेंगे कि इसने बताया क्या कि वो 10वीं शताब्दी में जो है वो नागवंशी शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है, अच्छा, नागवंशी शासन व्यवस्था क्यों नाम पड़ा होगा? मुझे कि अभी हम लोगों ने देखा कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम राजा जो थे, प्रथम शासक जो थे, वो थे फनी मुकुट रॉय। फनी मुकुट रॉय, ठीक है। और फनी मुकुट रॉय जो है, इसकी माता पार्वती अभी हम लोगों ने बताया, और पिता जो है वो पुंडरीक नाग है। पुंडरीक नाग, ठीक है। ये नाम क्योंकि उस समय पितृसत्तात्मक सत्ता चलती थी, वो समाज पितृसत्तात्मक था, इसलिए यहां से ही नागवंश का स्थापना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नागवंश का प्रथम शासक कहलाया फनी मुकुट रॉय। फनी मुकुट रॉय, ठीक है। इसलिए फनी मुकुट रॉय को ही कहा जाता है नागवंश का आदि पुरुष। नागवंश का आदि मतलब सबसे पुराना पुरुष। ठीक है, सबसे पुराना व्यक्ति फनी मुकुट रॉय को ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था का जो शासन था वो कुल 3 स्तरों पर कार्य करता था। ठीक है, जो कि पूर्व के मुंडा प्रशासन व्यवस्था से भिन्न थी। मुंडा शासन व्यवस्था में 4 स्तर थे।
आप लोग जान रहे हैं। सबसे नीचे था ग्राम, ग्राम के ऊपर पट्टी था, पट्टी के ऊपर जो था वो परहा था, और उसके ऊपर जो है वो मुंडा राजा था। ये 4 स्तर था उसमें, लेकिन इसमें घट करके कितने स्तर आ गए? 3 स्तर। सबसे नीचे ग्राम, यहाँ पे पट्टी जो है वो खत्म हो गया। देखिए यहाँ पट्टी को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और पढ़ा दूसरा स्तर पे हो गया, और तीसरा स्तर पे जो है जहाँ पहले मुंडा राजा था अब वहां पे आ गया है नागवंशी राजा। ये कुल 3 स्तरों पे था। यहाँ पे ग्राम, ग्राम में था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हम लोग हातू भी कहते हैं। ठीक है। तो हातू का जो प्रमुख था वो कहलाता था कौन? मुंडा। ठीक है। यहाँ पे मुंडा को हटा दिया गया और इसके जगह यहाँ पे आ गया महतो। ठीक है। जिसको बहुत जगह महतर भी कहा जाने लगा। हम लोग जानते हैं कि ग्राम स्तर पे कुल 22 अधिकारी थे, 22 अधिकारी। ठीक है। जिसमें सबसे प्रमुख 3 है। पहला तो महतो है जो कि ग्राम पंचायत यानी कि हातू का प्रमुख हो गया। दूसरा जो है उसका नाम है भंडारी, भंडारी, और ये पहला महतो, दूसरा भंडारी, और तीसरा जो है वो भंडारिक, भंडारिक है। ठीक है। भंडारी क्या काम करेगा? भंडारी क्या करेगा? खेती करता था। सबसे निचले स्तर पे खेती करता था, और खेती करने के बाद वो क्या करता था? अन्न को भंडारित करके रखता था, अन्न को भंडारित करता था। ठीक है। और भंडारिक जो था वो जो भंडार की हुई अन्न है उसको रक्षा करता था। उसको क्या करेगा? रक्षा करता था। ठीक है। यानी कि ये अन्न का प्रहरी था। ठीक है। अन्न का प्रहरी था। क्लियर। और भंडारी जो था वो अन्न को उपज करता था और उसका भंडारण करता था। अन्न को क्या करेगा? भंडारण करता था। ये 22 अधिकारी थे सबसे निचले लेवल पे। पढ़ा और पढ़ा ये 12 से 20 ग्रामों का समूह माना जाता था। पिछले वाला में देखे थे मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रमुख था पढ़ा राजा, लेकिन यहाँ पे पढ़ा राजा को हटा दिया गया और यहाँ पे जो पद सृजित किया गया वो कहलाया मानकी। ठीक है। जबकि ये पद जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी का था, पट्टी में मानकी रहते थे। अब मानकी कहाँ चले आए? पढ़ा में चले आए। ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे कि मानकी को भी हटा दिया गया था। ठीक है। और मानकी के स्थान पे एक नया पद सृजित किया गया था जिसको कहा गया भूइहर, भूइहर। ठीक है। और फिर आगे कालांतर में इस भूइहर के पद को भी समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था जागीरदार, जागीरदार। तो ये सब पद जो है वो पढ़ा स्तर पे थे। हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था का कंपेयर कर रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था का बड़ा भाई के जैसा है मुंडा शासन व्यवस्था, उसी से ही तो आगे चल करके हुआ ना। यही कारण है कि फनी मुकुट राय ने जो प्रशासन का जो स्तर था उसमें बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं किया, बल्कि पुरानी चीजों को ही इसमें लागू किया। हालांकि इसके स्तर पे जो फनी मुकुट राय थे उसने राज विस्तार करने की नीति अपनाई, अपनी राज व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए और साथ ही साथ आसपास के जो क्षेत्र थे उसको भी अपने राज्य में शामिल करने का प्रयत्न किया। ठीक है। लेकिन इन्होंने ज्यादा व्यापक परिवर्तन नहीं किया। तो पढ़ा स्तर पे हम लोग ने मानकी, भूइहर और जागीरदार देखा। और नागवंशी राजा जो कि सबसे शीर्ष स्तर पे थे, इस पे कई पदाधिकारी मिलते हैं जिसमें से प्रमुख जो है वो हम आपको बता। तो यहाँ था कुंवर लाल
पांडे ठाकुर दीवान कोतवाल, ये सब नागवंशी राजा के अधिकारी थे। ठीक है, इसमें दीवान जो था वो वित्तीय मामला का था, वित्तीय मामला का प्रधान था। और कोतवाल, कोतवाल तो भाई अभी भी होते हैं पुलिस में ना, सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए। तो कोतवाल जो थे वो सुरक्षा और विधि व्यवस्था का प्रधान होता था। ठीक है, तो ये और पांडे जो थे वो यहाँ पे पांडे का नाम, पांडे का कार्य थोड़ा चेंज हो जाता है। ये राजा के द्वारा जो मौखिक आदेश दिए जाते थे, जो निर्णय दिए जाते थे, वो जनता में प्रसारित करता था। तो कौन राजा? नागवंशी राजा। तो नागवंशी राजा के मौखिक आदेशों को जनता में प्रसारित करता था, जनता में प्रसारित करता था। ठीक है, यूं तो हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में जो प्रमुख शासन व्यवस्था था वो हम लोगों ने सारा देख लिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन आए हैं कि आखिर कैसे, क्यों परिवर्तन आया, कि पढ़ा स्तर पे हम लोगों ने देखा कि पहले मानकी था, मानकी को हटा करके भूइहर हो गया, भूइहर को फिर बाद में हटाया और उसमें जागीरदार कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए भाई हम लोग को ना डिटेल में जाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इस आखिर क्या क्या है, कौन कौन हस्तक्षेप किया, आखिर क्या परिस्थिति बनी कि इतना सारा चीज में बदलाव आया, है ना, उसको देखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं यहाँ नागवंशी शासन व्यवस्था पे ही फोकस केवल करने वाला हूँ। हम लोग को नागवंशी राजाओं के विषय में ज्यादा नहीं पढ़नी इस चैप्टर में, केवल शासन की व्यवस्था में पढ़नी है। ठीक है, नागवंशी शासक जो है उसके लिए अलग से चैप्टर है, उसमें जितने भी सारे थे नागवंशी शासक, उसको जो सो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताया गया। यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है केवल नागवंशी शासन व्यवस्था पे। तो हम लोग देखते हैं आगे कि आखिर आगे क्या हुआ था। तो हम लोगों ने देख लिया कि नागवंशी शासकों ने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, परंतु पढ़ा व्यवस्था को जो है वो समाप्त नहीं किया। उनके शासनकाल में भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था किसके अनुरूप चलता रहा? तो मुंडा शासन व्यवस्था के अनुरूप ही चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1585 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसमें कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुए। यहाँ पे आप सोचिए कि नागवंशी शासन का स्थापना कब हुई? तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पहला हस्तक्षेप, प्रथम हस्तक्षेप किसका रहा? मुगलों का रहा। ठीक है, मुगल लोग का जो है वो पहला हस्तक्षेप रहा। ऐसा हुआ कि जो छोटा नागपुर खास क्षेत्र था, जहाँ मुंडा का राज्य था, वहां के शासक कौन थे? मधुकर शाह। ठीक है, तो मधुकर शाह पर जिस समय यहाँ के शासक थे, उसी समय जो मुगल शासक थे वो अकबर थे। ठीक है, तो अकबर का जो सेनापति शाहबाज खान खम्बू, वो 1585 में अटैक कर दिया मधुकर शाह पर। 1585 में अटैक कर दिया, यानी कि 16वीं शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था, 16वीं शताब्दी में अटैक हो गया। तो जब मधुकर शाह पे अटैक किया तो मधुकर शाह क्या हो गया? यहाँ पे मधुकर शाह हार गया। तो इसके बदले क्या हुआ कि अकबर के द्वारा इस पे अनियमित टैक्स
कर अधिरोपित कर दिया गया। ठीक है, बोला कि तुम हार गया है, अब जब जब हम आएंगे तब तक तुम हमको कुछ उपहार दो, और उस उपहार को इसने कहा नजराना या पेशकश। तो ये अनियमित था, जब जब उसको जरूरत पड़ता था घूमते फिरते पहुंच जाता था, बोलता लाओ कुछ। ठीक है, तो ये आदत थी। तो धीरे धीरे ये जब आदत बन गई, जब ये नियमित हो गया कर, तो इसी नजराना या पेशकश को कहा जाने लगा मालगुजारी। ठीक है, मालगुजारी कहने लगा। ठीक है, जब नियमित रूप से दिया जाने लगा। अब जब मधुकर शाह जो है वो जब खत्म हो गया उसका शासन, उसका बेटा आया दुर्जन शाह। तो दुर्जन शाह था थोड़ा हठी व्यक्ति था। ये इसको पसंद नहीं था कि हम टैक्स दें, इसलिए क्योंकि जो मालगुजारी जो दिया जा रहा था उस समय भी, वो आम रैयत यानी कि वहाँ के जो लोकल किसान थे उससे वो टैक्स नहीं लेता था, है ना। तो इसका मन नहीं था कि नहीं हम वसूलेंगे और ना ही हम उसको देंगे। लेकिन उस समय जब दुर्जन शाह यहाँ का शासक था नागवंश का, उसी समय जहांगीर मुगल शासक था। जहांगीर जो है अपना शाला, जो कि नूरजहां का भाई था, उसका नाम था इब्राहिम खां। इब्राहिम खां को बोलता है जाओ दुर्जन शाह को पकड़ो, तो ये हमको जो सो मालगुजारी नहीं दे रहा है। तो 1616 ईस्वी में 1616 ईस्वी में इब्राहिम खां जो सो कूच कर दिया दुर्जन शाह की तरफ, और वहां पे लड़ाई लड़ी जिसमें दुर्जन शाह भी हार गए। हार जाने के बाद भी इसने जो है वो जहांगीर की मांग स्वीकार नहीं की, तो इसको 12 साल का क्या हो जाता है कैद, और 12 साल के लिए इसको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसको हीरे परखने का हुनर बहुत बढ़िया था, इसलिए इसे 1 साल पहले, ठीक है, कब 1627 में ही रिहा कर दिया गया। 1627 में रिहा कर दिया, लेकिन शर्त ये था कि अभी भी हमको क्या सालाना 6000 रुपया चाहिए। भैया जहांगीर है, ठीक है, तो उसने जो बोला 6000 रुपया सालाना हमको क्या चाहिए, मालगुजारी चाहिए। ठीक है, इसने बोला चलो ठीक है दे देंगे, है ना। अब जैसे ही 5 साल हुआ तो 1632 में फिर अब मालगुजारी बढ़ा करके कर दिया 1,36,000। 5 साल भी नहीं हुआ, अगला 4 साल में 1636 में ही मालगुजारी बढ़ाकर कर दिया 1,61,000। और अभी भी क्या है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव वालों से, कृषकों से टैक्स नहीं वसूला जा रहा था। ठीक है, तो अब कर का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति में इसको एक निर्णय लेना पड़ा। निर्णय ये लेना पड़ा कि जो पढ़ा स्तर पे थे, पढ़ा स्तर पे जो मानकी था, ठीक है, उसको एक और कार्य दे दिया गया। बोले देखो भैया, अब तुम ना जो इसका तो प्रधान नहीं है, अब तुम यहाँ से क्या करोगे, टैक्स वसूलो, कर लो। तो वो कृषक से टैक्स वसूलने का काम करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नागवंशी शासन व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, सेव करो। तो नागवंशी राजाओं पर टैक्स का बोझ बढ़ता चला गया। राजस्व का बोझ हल्का करने के लिए प्राचीन व्यवस्था को बदल देनी पड़ी। पहले राजा द्वारा कर लेने का प्रावधान नहीं था, अब लोगों पर कर अधिरोपित कर दिया गया। 2 कर जिसको पूछा जाता है कि 2 नए कर लगाए गए, उसका क्या नाम था, एक का नाम था पंचावही, दूसरा का नाम था हकीमी। और इसको वसूलने का दायित्व जो है वो किसको दिया गया, मानकी को दिया गया। जब मानकी ये कर वसूलने लगे तो अब उसको मानकी नाम से संबोधित ना करके अब उसको भूइहर कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले की जो व्यवस्था थी वो सबसे नीचे क्या रही, ग्राम। ठीक है, ग्राम से ऊपर पढ़ा, और पढ़ा से ऊपर नागवंशी राजा, ये है ना। अब जो पढ़ा है, पढ़ा का पहले प्रमुख जो मानकी था, ठीक है, अब मानकी का पद हटा दिया गया
और इसके जगह ले आया क्या, भूइहर का पद ले आया। बाद में क्या हुआ कि राजा द्वारा अपने अपने टैक्स वसूलने वाले व्यक्ति रखने के लिए गए, ठीक है। तो वो जो कहलाए वो जागीरदार कहलाए, जागीरदार, ठीक है। तो बाद में भूइहर भी खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर अपने अपने जागीरदार आ जाते हैं। तो ये व्यापक परिवर्तन हुआ किसके कारण, मुगलों के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा व्यापक परिवर्तन कब होता है। दोस्तों, हम लोगों ने पहला हस्तक्षेप देख लिया जो मुगलों के द्वारा नागवंशी शासकों पे किया गया। अब इस बार हम लोग दूसरा हस्तक्षेप के बारे में देखते हैं। दूसरा हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा किया गया नागवंशी शासकों पर, लेकिन इस बार नागवंशी शासकों ने मुगलों को नानी याद दिला दी, ठीक है। देखते हैं कैसे। बात है 1765 ईस्वी में, ठीक है। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है वो दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। किससे, मुगलों के द्वारा। क्यों भाई, ये पहले तो हम लोग जान लेते दीवानी का अधिकार होता क्या। दीवानी का अधिकार होता है टैक्स वसूलने का अधिकार और सिविल जजमेंट का अधिकार, मतलब लोगों से राजस्व वसूल सकता है और अंग्रेज लोग क्या कर सकता है कि आम जनता लोग को न्याय दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये मिला कैसे, मिला यूं कि 1764 में हुई थी बक्सर का युद्ध, ठीक है। आप लोग जानते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसमें शाह आलम द्वितीय क्या होते हैं, हार जाते हैं। हार जाने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने क्या करता है कि दीवानी का अधिकार प्राप्त करता है। कहाँ पे, 3 जगह का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब जो है वो राजस्व जो है मुगल नहीं वसूलेगा बल्कि अंग्रेज लोग बस वसूलेंगे, ठीक है। तो अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, देखो 1765 में अंग्रेज को दीवानी का अधिकार मिल गया। अब दीवानी का अधिकार जब मिल गया तो वो छोटा नागपुर खास जहाँ की नागवंशी शासन चल रहा है, तो छोटा नागपुर खास को जो है वो पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि फोर्ट विलियम क्या है। फोर्ट विलियम कोलकाता में एक किला है, ठीक है। तो उस किले से क्या होगा, यहाँ का प्रशासन देखा जाएगा, है ना। तो छोटा नागपुर जो है वो किसके अंदर आ गया, पटना काउंसिल के अंदर, और इसका शासन व्यवस्था का कार्य देखा जाने लगा। मुख्यालय जो हो गया इसका वो फोर्ट विलियम के द्वारा होने लगा, ठीक है। अब ये जो छोटा नागपुर खास का जो क्षेत्र था उसको नाम दे दिया गया मुखर्जी महल और मटवारे जी महल, ठीक है। और इसी नाम से वहां के जो लोकल राजा थे, ठीक है, जिसमें से नागवंशी शासक भी थे, नागवंशी राजा भी थे, उनको इन्हीं नाम से मुखर्जी महल और मटवारजी महल के नाम से 3 साल तक के लिए शासन जो है, जमीन जो है वो जमाबंदी पर दे दिया गया। यहाँ देखें इसी नाम से राजाओं को यह क्षेत्र 3 साल की जमाबंदी पर दे दिया गया, ठीक है। ले तो ली है, लेकिन देखो आगे क्या होता है देखते हैं इसमें। और इसको जो सब देख रेख करने के लिए कैप्टन जैकब को निगरानी दी गई कि कैप्टन जैकब जो है वो यहाँ सबसे राजस्व वसूलेंगे और न्याय करेंगे, ठीक है। लेकिन कैप्टन जैकब को भी यहाँ पे टैक्स नहीं मिलता है, यहाँ पे इसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो बोला अच्छा ठीक है, आगे देखो 1775 में अब यहाँ पे एसजी व्हिटली को पहला सिविल कलेक्टर के रूप में बहाल किया जाता है। एग्जाम में पूछता है ना, पहला सिविल कलेक्टर कौन थे झारखंड में, तो वो एसजी व्हिटली थे। तो इसने क्या किया कि टैक्स वसूलने की कोशिश किया, लेकिन इनको भी टैक्स नहीं मिला। 5 साल बाद फिर देखो 1780 में अब चैपमैन को ले आया, है ना। बोले व्हिटली खा गया इटली, अब चैपमैन क्या करेगा, है ना। तो चैपमैन क्या किया कि इसने पहले क्या किया, बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने एक
एक्ट लाया जिसमें रामगढ़ हिल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये 3 क्षेत्र, रामगढ़ का क्षेत्र जो है सो, चतरा का क्षेत्र जो है सो, और छोटा नागपुर खास का क्षेत्र, इन सब तीनों को मिला करके एक जिला बना दिया। ठीक है। और इसका जो शासन जो है वो देख कहाँ से चलाने लगा, शेर घाटी से। कहाँ से चलाने लगा, शेर घाटी से। फिर भी इसको टैक्स नहीं मिला। ठीक है। फाइनली अब बात आती है 1793 में। 1793 में अंग्रेजों ने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। ठीक है। जिसके तहत राजा महाराजा को जमींदार बना दिया गया। ठीक है। अब राजा महाराजा नहीं रहेंगे, यानी कि अगर नागवंशी शासन की बात करें तो यहाँ पे नागवंशी राजा नहीं रहेंगे। अब नागवंशी राजा बन गए हैं जमींदार। ठीक है। और बोल दिया गया अब आप लोगों का काम है टैक्स वसूलने का, ये सब टैक्स वसूलेंगे। ठीक है। और जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसको जमींदारी व्यवस्था में बदल दिया गया। जागीरदारी व्यवस्था बदलकर क्या हो गई, जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई। जब राजा ही नहीं रहा तो फिर शासन का कोई महत्व ही नहीं। अब शासन तो अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरह चलाई जाने लगी ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो मेन स्ट्रक्चर था वो टूट जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था इतना ही है, इससे ज्यादा विशेष इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप कोई बुक है तो बुक में भी देखेंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था बहुत संक्षिप्त में है। इसको मैंने इतना जो लंबा किया है वो उसको समझाने के लिए किया गया। ठीक है। इसके अलावे और सब में अगर आपको लगता है कि दूसरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा दे देते तो वो नागवंश के राजवंश है। ठीक है। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें हम लोग नागवंश की जितने भी पीढ़ी है उसमें कौन कौन शासक बने, किस शासक ने क्या किया, कौन सा स्थापत्य कला था, उन सब चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।